बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीएसपी प्रमुख मायावती की बड़ी घोषणा। मायावती ने किया अपना उत्तराधिकारी घोषित। भतीजे आकाश आनंद को चुना उत्तराधिकारी। इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी चुना है। बीएसपी प्रमुख मायावती की इस वक्त की बड़ी घोषणा। मायावती ने उत्तराधिकारी घोषित किया। भतीजे आकाश आनंद को चुना उत्तराधिकारी। बीएसपी की प्रमुख मायावती ने लखनऊ में आयोजित बैठक में बड़ा फैसला लिया। मायावती ने अपना उत्तराधिकारी चुना है, जिसमें भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी चुना गया। इसी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता प्रियम पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियम, मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी का उत्तराधिकारी बनाया है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? सभी उनके जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया था, चाहे उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के भी, और उनके साथ में आकाश आनंद भी मौजूद थे। और वहां पर जो जानकारी मिले इसके मुताबिक उन्होंने आधिकारिक रूप से आज अपना उत्तराधिकारी के तौर पर आकाश आनंद को जो है वो घोषित किया है। ये एक बड़ी कह सकते हैं इस समय खबर है, और उसमें उत्तराधिकारी के तौर पर आकाश आनंद, चूंकि इससे पहले भी अगर आप देखें तो जिन राज्यों में चुनाव हुए वहां की पूरी जिम्मेदारी जो थी वो आकाश आनंद ही देख रहे थे। किन पार्टियों के साथ गठबंधन करना है या नहीं करना है। और पिछले 4-5 सालों से अगर आप देखें तो आकाश आनंद पार्टी में काफी एक्टिव भी थे, सक्रिय रूप से नजर आ रहे थे, चाहे वो 2019 के चुनाव रहे हों, चाहे 2022 के चुनाव रहे हों, और या फिर अब जो इस समय जिस तरीके से अन्य राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव हुए तो वहां पर भी आकाश आनंद जो है वो काफी एक्टिव है। और आज मायावती ने, उनके चूंकि ये भतीजे हैं, उनके भाई के ये बेटे हैं, तो उनको अपना उत्तराधिकारी जो है वो नियुक्त कर दिया है, ऐसी जानकारी भी फिलहाल मिल रही है। इसके अलावा बैठक के अंदर आने वाले चुनाव को लेकर किस तरीके से पार्टी की रणनीति रहेगी, क्या कुछ रहेगा, इन सभी चीजों पे मंथन हुआ है। मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी कोऑर्डिनेटर जैसा अहम पद इससे पहले भी दिया था, तो उन सभी चीजों को लेकर चर्चा हुई है। और 2024 के जो चुनाव है उसमें बूथ स्तर तक पार्टी की रणनीति को कैसे लेकर जाया जाए, जो हर एक मतदाता तक कैसे पार्टी की रणनीति पहुंचे, क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर पार्टी जो है अब वो जनता के बीच में जाएगी, इन सभी चीजों को लेकर आज इस बैठक में चर्चा की गई है। वोटिंग परसेंटेज को कैसे बढ़ाया जाए, और जो बीएसपी का सेट एक कोर वोटर कहा जाता है, जो कहीं ना कहीं पिछले कई चुनावों में देखने को मिला है, जो बीएसपी से छटक के दूसरे अन्य दलों में गया है, तो उसको वापस कैसे लेकर आया जाए, हर एक चीज को लेकर मंथन किया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए, पदाधिकारियों को, कि वो किस तरीके से जाकर क्षेत्र के अंदर कार्य करेंगे, चुनाव को लेकर क्या रणनीति है, पार्टी का क्या स्टैंड है, और किस आधार पर वो जो है जो प्रत्याशी हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी, प्रत्याशी उतारे जाएंगे तो उसके लिए क्या पैमाना होगा, किस सीट पर कौन सा समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो जातीय समीकरण की बात हो, क्षेत्रीय समीकरण की बात हो या अन्य समीकरणों की बात हो, उन सभी समीकरणों को देखना है। सभी कोऑर्डिनेटर्स को जो है वो जिम्मेदारी दी गई है। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं 2024 के लिहाज से आज ये बैठक की गई थी, और उसमें दो अहम बातें, सबसे एक आकाश आनंद को उत्तराधिकारी के तौर पर घोषित करना, और दूसरा उसके अंदर 2024 के चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा करना। ये दोनों ही काफी अहम फैसले हैं जो लिए गए। आज पार्टी मुख्यालय पर ये बैठक हो रही थी, मायावती पहुंची, उसके बाद उन्होंने सभी पदाधिकारियों को इसको लेकर निर्देशित भी किया है। जी प्रियम, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। इसी खबर पर और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास चौबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, एक और मायावती ने अपने भतीजे को उत्तराधिकारी घोषित किया और मायावती दूसरी ओर कहती हैं कि परिवारवाद को खत्म करना है, तो हम इसे एक परिवारवाद के तौर पर देख सकते हैं? बिल्कुल, देखिए क्यों नहीं देख सकते हैं। और ये आरोप लगातार लगाए जाते हैं मायावती के ऊपर। बात की जाए तो
चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, दोनों जो है हमलावर की। और विधानसभा चुनाव हमने देखा कैसे लगातार चारों तरफ से हमले किए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि अब खुद जो है परिवारवाद का एक बड़ा उदाहरण है। आगे चल रहा कहते हैं कि अब नए लोगों को मौका दे रहे हैं, चाहे जिस प्रकार की बात की जाए, जो कि खुद इतने बड़े नेता रह चुके हैं, ब्राह्मणों का जो वोट बैंक बसपा के पास बात कीजिए, वो भी काफी ज्यादा प्रभाव डालता था। उसके ऊपर लगातार आरोप लगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि आज जैसे उन्होंने अपना उत्तराधिकारी इनको घोषित कर दिया आकाश आनंद को, जो कि शुरू से एक्टिव दिखे थे पार्टी में। और कहीं ना कहीं इससे पहले भी हमने देखा कि कैसे मायावती ने बसपा आला कमान में जो है जिम्मेदारी सौंपी थी कि आप दिल्ली राज्य में विधानसभा चुनाव है, वहाँ पे आप पर्यवेक्षक के रूप में जाइए और चीजों को तकलीफ समझिए कि आखिर में हमारा जो पूर्व वोट बैंक है वो हमारा कहाँ जा रहा है, उसको लेकर बड़ी जिम्मेदारी दी थी। और इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी आज उनको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उससे जिम्मेदारी भी निभाया था और निश्चित तौर पर ऐसा होना ही था। लेकिन उसको लेकर लगातार हमले किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि भाजपा क्या रिएक्शन आता है, सपा का क्या रिएक्शन आता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाती है कि जो परिवारवाद का जो उदाहरण है वो जीता ज्यादा जोर उदाहरण बसपा की तरफ से देखने को मिल रहा है। जी विकास, विधानसभा चुनाव में आकाश आनंद को 3 राज्यों की जिम्मेदारी दी गई थी जिसमें वो सफल नहीं हो पाए, और अब लोकसभा चुनाव में आकाश यादव इतनी बड़ी जो डोर है वो संभाल रहे हैं, तो क्या लगता है वो संभाल पाएंगे, कामयाब हो पाएंगे इसे? लेकिन ये तो देखने वाली बात थोड़ी कामयाब दिखाई, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखाती है चीजें कि जब आप विधानसभा चुनाव में जो जैसा पार्टी का प्रदर्शन रहा, जो कि काफी ज्यादा निराशाजनक माना जाए इसको। और क्योंकि हमने देखा था कि कैसे जो भाजपा का जो कोर बैंक, जैसे कि अभी पीएम ने बताया कि कैसे जो भाजपा का जो कोर वोट बैंक है जो बसपा का, जो कि हमेशा से रहा है, वो कहीं ना कहीं सटक जो है भाजपा में चला गया, सपा में बच गया। तो जो वोटों का बंटवारा हुआ है, जो वोट बैंक बना है, कम से कम उसको तो साथ मिला, जिससे लोकसभा चुनाव में जो माने जाती है कि बसपा अच्छा प्रदर्शन करता है। तो उसमें कहीं ना कहीं जगह खासतौर पर जो पूर्वांचल का एरिया जहाँ पर दबदबा माना जाता है, जो एससी एसटी समुदाय के जो वोट देते हैं, जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनमें जो है दबदबा माना जाता था बसपा का शुरू से। वो जो वोट बैंक है जो भाजपा के प्रति कहीं ना कहीं सतर्क करा गया है। बाद में जैसे योजनाएं आई लोकसभा चुनाव में, हमने देखा कि कैसे जो पूर्वांचल वोट दिए हैं, उसके बाद से जो पश्चिमी प्रदेश के लिए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं प्रभाव दिखा, वो भाजपा की तरफ चला गया, उसको वापस लाने का जो प्रयास है वो देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं। और यही वजह है कि आकाश आनंद को जो है लोकसभा चुनाव का भी प्रभाव ऐसा लग रहा है कि दिया जाए, क्योंकि उत्तराधिकारी से करना अपना और कुछ दिखाता है। ये दर्शाती है कि कैसे जो ब्लूप्रिंट है लोकसभा चुनाव से पहले वो पार्टी डिसाइड कर ली है। जी विकास, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम फेस पर आज खत्म हो सकता है सस्पेंस। बीजेपी दफ्तर में नेताओं की हुई बैठक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव रहे मौजूद। थोड़ी देर में होंगे सीएम चेहरे का ऐलान। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है। सीएम फेस पर सस्पेंस खत्म हो सकता है। बीजेपी दफ्तर में नेताओं की बैठक हुई है और थोड़ी ही देर में सीएम फेस के चेहरे पर मोहर लग सकती है। बीजेपी दफ्तर में नेताओं की बैठक हुई है जिसमें सीएम फेस के चेहरे का जो सस्पेंस है वो खत्म होने वाला है और जो भी सीएम का चेहरा होगा उसका ऐलान जल्दी होने वाला है। आपको बता दें कि सीएम फेस पर आज जो सस्पेंस है वो खत्म हो जाएगा और जो भी दावेदार होगा उसका चेहरा सामने आ जाएगा। बीजेपी की दफ्तर में बैठक हुई है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी बैठक में मौजूद थे। थोड़ी देर में सीएम चेहरे का ऐलान हो जाएगा। सीएम फेस पर सस्पेंस खत्म हो जाएगा, सीएम फेस का ऐलान हो जाएगा। सीएम पद के कौन कौन है दावेदार? रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, अरुण साव प्रदेश अध्यक्ष, विष्णुदेव साय पूर्व केंद्रीय मंत्री, रामविचार नेताम पूर्व गृह मंत्री, ओपी चौधरी पूर्व आईएएस, गोमती साय सांसद और आपको बता दें कि पर्यवेक्षकों के नाम
जिसमें अर्जुन मुंडा, दुष्यंत कुमार, सर्वनंद सोनेवाल शामिल हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास यादव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, बीजेपी की बैठक जारी है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? यहाँ बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे हुए हैं, जिसके बाद से है विधायक दल की बैठक जो है अभी शुरू हो गई है। इस बैठक में जो है देखा जा रहा है कि कई सारे जो है तमाम जो मुद्दे थे वो भी निकल कर सामने आ रहे हैं कि किस प्रकार जो है मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए, और साथ में विधायकों से अभी विचार विमर्श चल रहा है। 3 चरणों की जो बैठक होने वाली है, इस बैठक में जो है सबसे पहले पर्यवेक्षक जो है वे बैठक करेंगे, जिसके बाद जो है अरुण साव से बैठक करेंगे, जिसके बाद जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ जो है बैठक होगी, जिसके बाद तीसरे चरण में जो है विधायकों के साथ राय मशवरा होगी, जिसके बाद थोड़ी देर बाद जो है विधायक दल का जो है मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला होगा। जी विकास, किन किन नामों पर चर्चा चल रही है बैठक में? जी देखा जाए तो सबसे प्रमुख चेहरा जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का कहा जा रहा है, जिसके बाद जो अरुण साव भी इस कतार में है सीएम के चेहरे के में, और तीसरे नंबर पर है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जो है रेणुका सिंह, जिसके बाद जो पी चौधरी सहित रामविचार नेताम सहित अन्य भी कई सारे नाम आ रहे हैं जो सीएम पद के उम्मीदवार है। साथ ही जो बता देना चाहूँगा कि अभी जो है जिस प्रकार से है थोड़ी देर पहले जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बीजेपी कार्यालय में आगमन हुआ है, तो साथ ही बाजे गाजे जो है यहाँ बजने शुरू हो गए। तो कुल मिलाकर कयास यह लगा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को इस बार फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री की कमान दे सकती है। जी विकास, सस्पेंस है जो बना हुआ है, तो अभी कितना समय और लग सकता है सीएम फेस के ऐलान को लेकर? जी अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ बैठक शुरू हुई है, 3 चरणों में यहाँ बैठक होगी, जिसके बाद जो है यहाँ बैठक 1 से 2 घंटे चलने की उम्मीद है, जिसके बाद जो है सीएम चेहरे पर जो है जो उम्मीदवार है जो पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि किनको सीएम बनाया जा रहा है। जी तो अभी आज क्या सीएम का चेहरा जो है वो सामने आ जाएगा, प्रदेश को नया सीएम मिल जाएगा? जी आज जो है मुख्यमंत्री के चेहरे की स्थिति पूरी साफ हो जाएगी कि किनको सीएम बना रहे हैं। यहाँ विधायक दल में की बैठक में जो फैसला हो जाएगा, और साथ ही जो है अभी थोड़ी देर बाद जो है यहाँ 1-2 घंटे की बैठक चलेगी, जिसके बाद जो है पूरी रणनीति साफ हो जाएगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। खासतौर पर यहाँ कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो बड़े नेता थे उनके द्वारा कहा जा रहा था कि सीएम का जो पद है यहाँ चौंकाने वाला नाम होगा, लेकिन इस मामले में अभी भी संशय बरकरार है कि किसे सीएम का चेहरा बना होगा। जी विकास, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। दो 2024 को लेकर बीजेपी की तैयारी चल रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन की तस्वीर अब साफ नजर नहीं आ रही है। सपा के सहयोगी महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने अखिलेश को बड़ी सलाह दी है, जिसके साथ ही कांग्रेस को 1 महीने का अल्टीमेटम भी दिया गया है कि 1 महीने में सीटों का बंटवारा करें, वरना हार का सामना करना पड़ेगा। दरअसल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन को जबरदस्त झटका मिला है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। इंडिया गठबंधन हाथ जोड़ लेना चाहिए, नमस्ते कर लेना चाहिए और अलग होकर अपनी तैयारी अकेले दम पर करना चाहिए, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल केवल समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में हारने जीतने का नुकसान समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस वैसे भी क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहती है। तो सुना आपने, ये हैं केशव देव मौर्य। मौर्य जी सपा के सहयोगी महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सलाह दे रहे हैं कि 24 से पहले कांग्रेस से दूरी बना ले, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं, यानी राजनीतिक नुकसान तय है। बकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सपा के सहयोगी दल महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य इन दिनों खूब अपनी भड़ास भी निकाल रहे हैं और अखिलेश यादव को समझाने में जुटे हैं कि वो या तो महीने भर के अंदर सारी स्थिति को साफ कर लें या फिर इंडिया गठबंधन से अलग हो जाएं, नहीं तो 2024 में उत्तर प्रदेश में टाई फिस पक्का है। इंडिया गठबंधन हाथ जोड़ लेना चाहिए, नमस्ते कर लेना चाहिए और अलग होकर अपनी तैयारी अकेले दम पर करना चाहिए, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल केवल समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में हारने जीतने का नुकसान समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस वैसे भी क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहती है। तो ऐसे में मैंने इसलिए ये लिखा एक्स पर
कि जिससे ये विवाद खत्म हो और समाजवादी पार्टी भाजपा का मुकाबला करे और भाजपा को 40-50 सीटों पर हराए। 125 सीट समाजवादी पार्टी जीत चुकी है विधानसभा चुनाव में। अगर उसे लोकसभा के हिसाब से जोड़ें तो 25 लोकसभा होती है। तो 25 लोकसभा जो जीत चुका है, जबकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे उस समय, और इस समय चौकन्ने हैं। तो चौकन्ने अखिलेश यादव जी छोटे दलों के साथ अच्छी रणनीति बना के 40-50 सीट आराम से जीत सकते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं। दरअसल केशव देव मौर्य का ये बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद इंडिया गठबंधन का अगला कदम क्या होगा, इसकी तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पा रही है। गठबंधन के लिए ना तो अब तक संयोजक का नाम तय हो पाया है और ना ही सीटों के बंटवारे को लेकर कोई बात पक्की हुई है। यही नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीएमसी की नेता ममता बनर्जी भी इसे लेकर सवाल उठा चुकी हैं। गठबंधन की मुश्किलें यहीं कम नहीं होती हैं, इनके सदस्यों में अभी तक समन्वय भी नहीं बन पा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा अलग अलग होने जा रही हैं और ये खुद समाजवादी पार्टी के ही सहयोगी दल भी चाहते हैं, मगर अब राज्यों के विधानसभा चुनाव में हारने के बाद अपनों के सितम से परेशान कांग्रेस भी लग रही है। इंडिया गठबंधन के सभी साथी चाहते हैं कि शीघ्र ही सीटों का बंटवारा तय हो और जो दूसरे मुद्दे हैं रणनीति पर वो सारी चीजें फाइनल हो। तो कांग्रेस पार्टी भी उस पर काम कर रही है। हमारी बैठकें लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी की चल रही हैं और जो केशव देव मौर्य जी कह रहे हैं बिल्कुल सच है। हमको शीघ्र ही सीटों के बंटवारे की स्थिति स्पष्ट करके चुनाव में जाना होगा। कांग्रेस पार्टी उसको लेकर गंभीर है, हम तैयारी कर रहे हैं और शीघ्र ही आपके सामने आ जाएगा। वैसे तो चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई थी, लेकिन अखिलेश यादव, ममता बनर्जी के साथ साथ कई नेताओं ने दूसरे कार्यक्रम तय होने का हवाला देकर आने से इनकार कर दिया था। इधर बीजेपी नए जोश के साथ चुनाव की तैयारियों में इंडिया गठबंधन से आगे दिखना चाह रही है, मगर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन को जबरदस्त झटका मिला है। आए दिन कोई ना कोई नेता इस तरह के बयान दे ही देता है। खास तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच रिश्तों में आई तल्खी के बाद तस्वीर साफ नहीं हो पा रही कि अब आगे की रणनीति उत्तर प्रदेश में क्या होगी। इस बीच सपा के सहयोगी महान दल के मुखिया केशव देव मौर्य ने अखिलेश यादव को बड़ी सलाह देकर एक बार फिर से सियासी हलचल बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बिजनौर में सड़क हादसे में 2 बाइक सवार युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि तेज रफ्तार छोटा हाथी वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। घटना नूरपुर थाना क्षेत्र के मुरादाबाद रोड का बताया जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें इंडिया वॉइस पर। तब तक के लिए नमस्कार।